हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं तथा जगह हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। इन घटनाओं तथा रहस्यों से जुड़े कुछ किस्से कहानियां लोगों के बीच अभी भी प्रचलित हैं। इनमें से कुछ स्थान इतने डरावने हैं जहां पर शायद ही कोई जाने की हिम्मत करता होगा। इन रहस्यमय घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन पर काफ़ी रिसर्च किया है। उसके बाद भी इनके राज से पर्दा नहीं उठा सके। कभी ना कभी आपने भी इन घटनाओं या उनसे जुड़े रहस्यमयी स्थानों के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो हम आज आपको बताएंगे सबसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नरकंकाल दिख जाएं, तो क्या करेंगे आप? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकाल और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देखकर कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो ना हो सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घूमते वक्त मर गए होंगे। इस पर अनेक वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीज़ें सामने निकल कर आईं। ये भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक यह देवी बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता का खनन करते थे। देवी उन पर गुस्सा होती थी और बारिश तथा ओलों की बौछार होती थी, जिससे कई लोगों की जान चली गई। 2004 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अधिक ओलावृष्टि के कारण इन लोगों की जान चली गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। नंबर 2, शेट्टीहल्ली रोज़री चर्च। भारत का तैरता हुआ इकलौता चर्च कर्नाटक में स्थित है। राज्य के हसन के करीब 22 किलोमीटर दूर यह चर्च स्थित है, जिसका नाम शेट्टीहल्ली रोज़री चर्च है। स्थानीय लोग डूबा हुआ चर्च या तैरने वाला चर्च भी कहते हैं। यह चर्च अब बिल्कुल वीरान है। यहाँ पर पर्यटक स्थानीय लोग भी कभी कभी आते हैं। यह खंडर पड़ा चर्च कला का एक अद्भुत नमूना है, जो कभी भी अपनी खूबसूरती दिखाता है। फ्रेंच मिशनरीज ने इस चर्च का निर्माण 1860 में कराया था। अब खंडर बन चुका यह चर्च हेमवती नदी के किनारे स्थित है। इस चर्च की खासियत यह है कि बारिश के मौसम में यह पानी में डूब जाता है। इस चर्च की चारों तरफ की जगह लगभग पूरे साल पानी में डूबी रहती है, इसीलिए इसकी खासियत बढ़ जाती है। अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचते हैं तो यह चर्च सिर्फ तिहाई हिस्सा ही नज़र आता है। रोज़री चर्च का नाम द डोइंग चर्च रहस्यमय आकर्षण है। यह वीरान पड़ा चर्च कई पक्षियों का घर है। इसके अलावा यहाँ शांत जगह भी है, जहाँ पर्यटक शांति के कुछ पल बिताते हैं। नंबर 3 पर आता है धनुषकुंडी। धनुषकुंडी में हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होते ही लोग यहाँ से रामेश्वरम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूतों का खौफ बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। शाम होते ही लोग रामेश्वरम के लिए रवाना हो जाते हैं। दरअसल धनुषकुंडी में होटल, चर्च, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन साल 1964 में आए भयंकर चक्रवात में यहाँ पर सब कुछ तहस-नहस कर गए। इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली ट्रेन समुद्र में डूब गई, जिसके बाद से यह जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। नंबर 4 पर आता है शनिवार बाड़ा। शनिवार बाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य के बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था।
कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपये खर्च हुए थे। तब के समय में यह राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल के करीब 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसी वजह से इसका नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। करीब 85 साल तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। भारत की आज़ादी तक यह उनके अधिकार में रहा। कहते हैं कि महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। उनके चाचा ने उनकी हत्या करवाई थी। अमावस्या की रात को महल में दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई आवाज़ नारायण राव की है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी, जिसमें महल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। इस आग की वजह आज तक पता नहीं चल पाई और ये रहस्य अनसुलझा है। जातिंगा गांव दरअसल असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जातिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफ़ी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जातिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जातिंगा गांव काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि शाम के 7 बजे से रात 10 बजे के बीच में ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है। आत्महत्या के दौर में इन पक्षियों की करीब स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां शामिल हैं। कुलधरा गांव आज से लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली में विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी थीं। अचानक से इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की विरासत के दीवान सालेम सिंह की नज़र गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर पड़ी थी। वह उनके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि वह अपनी शक्ति मैया का विवाह उसके साथ नहीं करेगा तो वह इस गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप दिया कि जो भी कोई इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।